सिद्धार्थ ने उन लड़कियों से स्टोन ले तो लिया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आखिर इस स्टोन के साथ करना क्या है। सिद्धार्थ अभी इसी बारे में सोच रहा था तो गुल्लू ने सिद्धार्थ से बिजली गिराने के लिए कह दिया था। लेकिन जब गुल्लू ने सिद्धार्थ को ये सजेशन दिया कि वो स्टोन्स पर बिजली गिरा दे, तो सिद्धार्थ का माथा खराब हो गया था और वो गुल्लू को डांटने लगा था। लेकिन तभी गुल्लू ने अपनी बात संभालते हुए उन स्टोन्स पर जादुई बारिश कराने को कहा, तो सिद्धार्थ को गुल्लू की ये बात जम गई थी। हालांकि सिद्धार्थ को भी ये बात पता नहीं थी कि आखिर इससे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने गुल्लू के कहने पर यह करने का निर्णय ले लिया था। उसके बाद उसने स्टोन्स को गाड़ी की सीट पर रख दिया था और फिर उसने उन स्टोन्स पर जादुई बारिश कराना शुरू कर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ के द्वारा उन स्टोन्स पर जादुई बारिश किए जाने का कोई फायदा नहीं हुआ और उसके बाद जैसे ही सिद्धार्थ ने उन पत्थरों को उठाकर अपने हाथ में लिया, अगले ही पल जो हुआ था उसने सिद्धार्थ को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सिद्धार्थ ने जब उन स्टोन्स को अपने हाथों में लिया था तो सिद्धार्थ के हाथ में मौजूद पारद उन स्टोन्स से टच हो गया था और जैसे ही सिद्धार्थ के हाथ में मौजूद पारद उन स्टोन्स से टच हुआ, वैसे ही सिद्धार्थ की आंखों के सामने एक पल को बहुत ही तेज रोशनी छा गई थी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि वो पूरी गाड़ी में भर गई थी और गाड़ी चला रहे ड्राइवर की आंखें और उसके बगल में बैठे बाउंसर की आंखें भी उस रोशनी से एक पल को चौंधिया गई थी। लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर और उसके बगल में बैठा बाउंसर कुछ सोच पाता, वो रोशनी एक गोली में बदल गई थी और उसके बाद वो जाकर सिद्धार्थ के हाथ में मौजूद पारद में समा गई थी। जैसे ही वो रोशनी सिद्धार्थ के हाथ में मौजूद पारद में समाई, सिद्धार्थ को एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक अनजानी ताकत से भर गया हो। सिद्धार्थ को एक बहुत ही आनंदित कर देने वाला एहसास हो रहा था। सिद्धार्थ को अपनी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई मालूम पड़ने लगी थी। अभी तक जो बाउंसर गाड़ी में चुपचाप बैठा हुआ था, जब उसने ये होते हुए देखा तो वो सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, आपको भी किसी चीज के चमकने का एहसास हुआ सर? ये पहली बार था जब उस बाउंसर ने सिद्धार्थ से बात की थी, वरना पिछले 12 घंटे से जब वो सिद्धार्थ के साथ जयपुर से सीहोर आया था, तब से लेकर अभी तक वो चुपचाप बैठा हुआ था। हालांकि उसकी चुप्पी ने सिद्धार्थ को बहुत परेशान किया था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे कुछ नहीं कहा था। उसे लगा था कि इस बाउंसर को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। नहीं, मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ है? सिद्धार्थ ने उस बाउंसर से सवाल किया। नहीं, कुछ नहीं, उस बाउंसर ने सिद्धार्थ से कहा और उसके बाद सीधा रोड की तरफ देखने लगा था। जब वो बाउंसर सीधा रोड पर देखने लगा था, तब सिद्धार्थ ने अपने हाथ की मुट्ठी को खोलकर देखा और उसको देखने के बाद उसने पाया कि उसके हाथ में जो स्टोन्स मौजूद थे वो अब अलग अलग ना होकर एक माला बन चुके थे। हालांकि वो माला बहुत मोटी थी, जिसे गले में पहनना नामुमकिन था, लेकिन वो हाथ में पहनी जा सकती थी। सिद्धार्थ अभी अपनी हथेली पर रखी हुई उस माला को निहार ही रहा था कि तभी उसने नोटिस किया कि वो माला पूरी तरह से बनी हुई नहीं है, बल्कि उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस माला का एक स्टोन मिसिंग है। सिद्धार्थ ने उस माला को गौर से देखा और गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, इस माला का एक स्टोन मिसिंग है। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आखिर वो है कहाँ? गुल्लू ने बिना सिद्धार्थ की ओर देखे सवाल किया और सिद्धार्थ ने उसके जवाब में बस अपने कंधे उचका दिए थे और उसके बाद वो दोनों लोग उसे गौर से देखने लगे थे। कुछ देर तक सिद्धार्थ उस माला को देखता रहा और फिर गुल्लू की ओर बिना देखे उससे बोला, भाई, इसे पहनकर देखूं क्या मैं? सिद्धार्थ के इतना कहने पर गुल्लू ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा हाँ कह दिया था और उसके बाद सिद्धार्थ ने उस माला को अपने उसी हाथ में पहन लिया था जिस हाथ में उसने पारद को पहना हुआ था। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस माला को अपने हाथों में पहना, उसके हाथ के पास एक बिजली सी कड़की। ऐसा तब होता था जब सिद्धार्थ जादुई बारिश कराने के लिए अपने दोनों हाथों को नीचे करता था। जब वो बिजली कड़की तो सिद्धार्थ थोड़ा सा चौंका कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसकी पोल खुलने के साथ साथ उन दोनों को नुकसान हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बिजली कड़कने के बाद सिद्धार्थ की ही हथेली में समा गई थी और उसके बाद वो माला जिसमें 7 अलग अलग रंगों के स्टोन्स थे, वो एक एक करके गायब होने लगे थे और सिद्धार्थ की हथेली में समाने लगे थे। जब ऐसा हो रहा था तो सिद्धार्थ इस चीज को बड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने गुल्लू की तरफ देखकर फुसफुसाते हुए कहा और फिर ड्राइवर और बाउंसर की तरफ ये देखने के लिए देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग उसे देख रहे हों, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गया था।
लेकिन जब उसने ड्राइवर और बाउंसर की तरफ देखा तो पाया कि वो दोनों अपने सीधे रोड की तरफ देख रहे थे। वो दोनों इतने बेफिक्र थे कि उन्हें इस चीज से मतलब ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर के बाद वो सारे स्टोन सिद्धार्थ के हाथों में समा गए थे, और जैसे ही वो स्टोन सिद्धार्थ के हाथों में समाए, सिद्धार्थ की आंखों के सामने एक पल को अंधेरा छा गया था। ऐसा सिद्धार्थ के साथ तब हुआ था जब उसने पहली बार पारद को अपने हाथ में पहना था। सिद्धार्थ की आंखों के सामने जैसे ही अंधेरा छाया, उसका चेहरा एक अजीब सी घबराहट से भर गया था। और जैसे ही सिद्धार्थ के बगल में बैठे गुल्लू ने सिद्धार्थ के चेहरे पर घबराहट के निशान देखे तो वो भी घबरा गया था। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या हुआ? गुल्लू ने सिद्धार्थ को आवाज देते हुए कहा, और उसके आवाज देने के बाद सिद्धार्थ अचानक से होश में आ गया था। क्या हुआ था तुम्हें अभी? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो, सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा। अंधेरा? कैसा अंधेरा? गुल्लू थोड़ा चौंकते हुए बोला। अरे भाई, जैसा अंधेरा होता है वैसा अंधेरा। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? गुल्लू ने सिद्धार्थ को डांटते हुए कहा, और उसके डांटने के बाद गुल्लू चुप हो गया था। सिद्धार्थ अभी अभी उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा था, और दूसरी तरफ उसके बारे में बात करते हुए टिया और रणधीर उसके पीछे पीछे आ रहे थे। टिया को इस बात का पूरा यकीन था कि सिद्धार्थ उन्हें राजसमंद में मिलेगा, जबकि रणधीर को ऐसा लग रहा था कि वो लोग सिद्धार्थ के पीछे राजस्थान जाकर कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का अचानक से सीहोर में दिखना और उसके बाद वहां से गायब हो जाना, और फिर ठीक उसी वक्त उनके पास मौजूद शक्ति मौली की बॉडी का चलना, ये सब रणधीर को डराने के लिए काफी था। इधर टिया और रणधीर आगे आगे जा रहे थे, और उनके पीछे जतिन प्रसाद कार लेकर उनका पीछा कर रहे थे। जब रणधीर उनके घर रुकने के लिए आया था, ठीक उसी दिन जतिन प्रसाद ने उसकी कार में एक जीपीएस फिट कर दिया था, जिसका एक्सेस उनके पास था, और वो उसी जीपीएस को ट्रैक करते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। इधर जिस तरह जतिन प्रसाद टिया और रणधीर का पीछा कर रहे थे, वैसे ही ईटानगर में जगत प्रसाद माथुर रिया से मिलकर निकले रोहन का पीछा कर रहे थे। उनकी कंपनी के एक मामूली से इंटर्न का अचानक से आना, और उसके बाद उसका अमन का नाम लेते हुए रिया माथुर से चोरी छिपे एक प्रोजेक्ट चलाने का आरोप लगाना, और उसके बाद अचानक से वहां से चले जाना, इन सब चीजों ने जगत प्रसाद माथुर के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा कर दिया था। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि हो ना हो रोहन कुछ न कुछ तो छुपा ही रहा है। इसलिए उन्होंने रोहन का हकीकत पता करने के लिए उसका पीछा करने का निर्णय ले लिया था। आगे आगे रोहन बेफिक्र होकर जा रहा था, और उसके पीछे पीछे जगत प्रसाद माथुर चल रहे थे। रोहन को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो आराम से अपना मोबाइल चलाते हुए पैदल ही जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी उठी हुई थी कि क्या रिया माथुर को उसकी बात समझ में आई है या नहीं आई है। इधर जिस तरह से रोहन के मन में रिया को लेकर बेचैनी उठी हुई थी, ठीक वैसी ही बेचैनी अनाथ आश्रम में बच्चों के पास बैठी रिया माथुर के मन में भी उठी हुई थी। रिया माथुर के दिमाग में बार बार एक ही बात उठ रही थी कि अमन लगभग 100 करोड़ पौधों का नुकसान कैसे कर सकता है, और वो भी बिना उसकी जानकारी में आए हुए। अमन ऐसा कैसे कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन ने मेरी झूठ का फायदा उठाते हुए मुझे धोखा देने की कोशिश की, और होश में आने के बाद जब उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो पकड़ा जा सकता है तो वो भाग गया? रिया माथुर ने अपने मन में सोचते हुए कहा, और फिर खुद ही आगे बोल पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमन ऐसा कतई नहीं कर सकता। ये उस रोहन ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। हो सकता है उसने ये काम खुद किया हो, और उसके बाद अमन का नाम लगाने की कोशिश कर रहा हो। रिया माथुर ने इतना कहते हुए अपने दांतों को भींच लिया था। रिया माथुर इस समय एक अजीब पशोपेश में थी। वो अपनी जिंदगी की मुश्किलों और रहस्यों को सुलझाने के लिए जितनी कोशिश कर रही थी, उसकी जिंदगी उतनी ही उलझती जा रही थी, और यही सोच सोचकर रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इधर रिया की बेचैनी तो अपनी जिंदगी के बारे में और सिद्धार्थ के बारे में सोचकर बढ़ रही थी, लेकिन एक शानदार एसयूवी के अंदर बैठकर जयपुर जा रहे सिद्धार्थ की बेचैनी नाहक ही बढ़ती जा रही थी। उस कार में एसी फुल मोड में चल रही थी, उसके बावजूद उसको पसीना आने लगा था। ये बिल्कुल हार्ट अटैक आने जैसा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला है। उसका तन बदन पसीने से लथपथ होता जा रहा था, और जब गुल्लू ने सिद्धार्थ की ये हालत देखी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, और उसने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? हाँ हाँ, बस थोड़ी गर्मी लग रही है, सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए जवाब दिया।
गर्मी लग रही है? पूरी कार ठंडी है, फिर भी तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल करते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन मुझे न जाने क्यों बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट की ऊपर की बटन को खोलते हुए कहा। इसको गाड़ी रोकने को बोलो और बाहर निकलो। मुझे लगता है ऐसा तुम्हें उन स्टोन्स की वजह से हो रहा है, जो तुम्हारे हाथ में अभी अभी गायब हुए हैं। गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा, लेकिन तब तक सिद्धार्थ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके शरीर से पसीना ऐसे निकल रहा था मानो उसे कोई नहला रहा हो। गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको, किनारे लो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सिद्धार्थ ने ड्राइवर और बाउंसर की ओर देखते हुए कहा, और जैसे ही उसने इतना कहा कि ड्राइवर ने बिना देरी किए गाड़ी को किनारे लगा दिया था। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को किनारे लगाया, सिद्धार्थ झट से गाड़ी से उतर गया था, और गाड़ी से उतरने के बाद सिद्धार्थ वहीं किनारे लगी हुई घास के ऊपर लेट गया था, और उसने अपनी शर्ट के बटन को खोलकर अपनी शर्ट को शरीर से उतार दिया था। और जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट को शरीर से उतारा कि अगले ही पल सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि आसमान से कोई बड़ा सा तारा टूटकर उसकी तरफ आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिद्धार्थ ने एक रात पहले सपने में देखा था। विदित हो, ये घटनाक्रम सिर्फ सिद्धार्थ को दिखाई दे रहा था। बाकी लोग सिद्धार्थ को आवाज दे रहे थे, और वहां पर ये सब होता देखकर सड़क पर आ जा रहे लोग भी रुकने लगे थे। वो तारा जिसे सिद्धार्थ ने देखा था कि वो आसमान से उसकी तरफ आ रहा है, आकर सीधा सिद्धार्थ की आंखों में समा गया था। और जैसे ही वो तारा सिद्धार्थ की आंखों में समाया, सिद्धार्थ अगले ही पल इंद्रनगर के राजमहल में खड़ा हुआ था। ये सिद्धार्थ नहीं, उसकी आत्मा थी जो इंद्रनगर राजमहल में आ गई थी। ये वही दिन था जिस दिन युद्ध में घायल हुए महाराज चंद्रमौली की मृत्यु के बाद नया राजा चुनने की तैयारी हो रही थी। सिद्धार्थ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने जो हुआ, उसने सिद्धार्थ को उसकी जिंदगी की असली हकीकत दिखा दी थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है और उसे एक्चुअली में चुना किस लिए गया है। आखिर क्या देखा था सिद्धार्थ ने इंद्रनगर में जाकर, और क्या यहाँ से सिद्धार्थ की जिंदगी लेने वाली है 180 डिग्री का टर्न? क्या होगा जब सिद्धार्थ को मालूम चलेगी राज्य रक्षक होने की असली हकीकत? और क्या जगत प्रसाद माथुर पहुंच जाएंगे रोहन के सहारे अमन के पास? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।